गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श इंटरनेशनल स्कूल तारानगर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले कालांश में हमने संधि के बारे में, संधि की परिभाषा के बारे में और संधि के कितने भेद हैं उनके नामों के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। स्वर संधि के जो 5 उपभेद थे उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम संधि का जो दूसरा भेद है व्यंजन संधि, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन का किसी व्यंजन या किसी स्वर से जब मेल होता है तो जो विकार या परिवर्तन आ जाता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो किसी व्यंजन का किसी व्यंजन से मेल होना या किसी व्यंजन का किसी स्वर से मेल होना, तब मेल होने वाला किससे मेल हो रहा है, व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से, तो उस व्यंजन में क्या आ जाता है, बदलाव या परिवर्तन आ जाता है। इसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है दिक जोड़ गज। यहाँ इस व्यंजन का, कै व्यंजन का, इसमें हल चिन्ह लगा हुआ इसलिए व्यंजन है। व्यंजन का इस गे से मेल हो रहा है, इस व्यंजन से मेल हो रहा है, तो इस कै के अंदर जो परिवर्तन आ गया, इस कै के अंदर जो परिवर्तन आ गया, क्या आया कि कै के स्थान पर क्या बन गया, गे बन गया। ये जो गे बना है यही क्या है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का शब्द है। ये एक संधि शब्द बन गया तो ये व्यंजन संधि हो गई। इसी प्रकार कै का मेल किससे हो गया, ऐसे हो गया, अनुस्वार से हो गया, या ऐसे हो गया, अयोगवाह से हो गया, तो इस कै के स्थान पर क्या बन गया, गे बन गया। इसी प्रकार तय का मेल, इस तय व्यंजन का मेल किससे हो गया, ई से, स्वर से हो गया। स्वर से हुआ तो तय का क्या बन गया, तय का दय बन गया। तो इस प्रकार से जब व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होता है तो वहाँ जो परिवर्तन या बदलाव आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के बहुत से नियम हैं, जिन नियमों का हम विस्तार पूर्वक वर्णन आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। कुछ संक्षिप्त जो नियम हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये है कि व्यंजन वर्णों का वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, कै, चे, टे, तै, पै, 5 वर्ग होते हैं जो आपको वर्णमाला में बताए गए थे। तो इन सभी के अंदर 5 वर्ण होते हैं, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। तो पहला नियम ये कहता है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण, पहला वर्ण का मतलब है कै, चे, टे, तै, पै, ये सभी वर्गों के पहले वर्ण हैं। पहले वर्ण के बाद में क्या आ जाए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, तो इस पहले वर्ण के स्थान पर जिसका मेल हो रहा है तीसरे चौथे से, पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का मतलब कै वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। ऐसे ही अगर चे आ जाए तो इस वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, तीसरा वर्ण चे, छे, जे, ठीक है। ऐसे ही टे वर्ग आ जाए, पहला वर्ण टे आ जाए तो इसको टे, ठे, डे बन जाएगा। इसी प्रकार तय आ जाए तो तय, थे, यहाँ दे बन जाएगा। ऐसे ही अगर पै आ जाए तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण पै, फै, बै बन जाएगा। तो इसी प्रकार से पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो इस वर्ग का जो यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है उसका तीसरा वर्ण बन जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। या फिर पहले वर्ण के बाद में तीसरे चौथे के अलावा स्वर आ जाए तब भी क्या होगा, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा। तो पहला नियम ये है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या स्वर आए तो पहले वर्ग
पहले वर्ण का क्या होता है, तीसरा वर्ण बन जाता है। तो इसी प्रकार के उदाहरण इसमें दिए गए हैं। अब आप यहां देखोगे, यहां पहला वर्ण कौन कौन से, ये 5, इनमें से कोई भी, और या तीसरा चौथा वर्ण आए आगे या स्वर आए, तो इस वर्ग का क्या बन जाता है, तीसरा वर्ण। तो इसका उदाहरण देखोगे आप, दिक् जोड़ गज, यहां पहला वर्ण आया है तो इसके स्थान पर क्या बन गया, यहां किसी वर्ग का तीसरा चौथा, तो ये किसका है, कैक है, गे, कै वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। तो इसका इस वर्ग का क्या बन जाएगा, तीसरा। तो दिक् जोड़ गज, इसका तीसरा गे, इसके नीचे हलंत है इसलिए ये गे आधा है, तो क्या बन गया, दिग्गज, क्योंकि इसका तीसरा क्या है, गे, तो दिग्गज बन गया। इसी प्रकार दिक् जोड़ अंबर, इसमें दिक् जोड़ अंबर, इसका तीसरा कौन सा है, गे, गे, और इसके साथ ये स्वर मिल गया, अनुस्वार मिल गया, तो यहां क्या हो जाएगा, दिगंबर। पहले का तीसरा, पहले का तैत है दे, यहां तीसरा, यहां जगत, तय आधा था, इसको ई की मात्रा मिली तो ये क्या हो गया, जगदीश। ठीक है, ये पहला नियम था 3 उदाहरणों में। दूसरा नियम क्या कहता है, जब पहले वर्ग के बाद तय के बाद अगर न या मैं हो, तय के बाद, इस तय के बाद क्या हो, न या मैं हो, न या मैं हो, जैसे कि यहां मैं है, तय के बाद अगर न या मैं हो, तो तय का मतलब पहले वर्ग का, इस वर्ग का, तय वर्ग का क्या बन जाता है, इसी वर्ग का 5वां वर्ण बन जाता है, अनुनासिक। तैत है, दैद है, न, तय का क्या बन गया यहाँ, न, हलंत लगा हुआ था इसलिए यहाँ न भी आधा होगा। तो सत जोड़ मार्ग की जगह क्या हो जाएगा, सन्मार्ग। तय के बाद में न या मैं आए तो तय का न बन जाता है। न बनने का मतलब है तय वर्ग का 5वां वर्ण बन जाएगा। तैत है, दैद है, न, तो तय का न बन गया। ठीक है, इसी प्रकार मैं के बाद, ये तीसरा उदाहरण देखो, ये दूसरा नियम हो गया। पहला नियम ये कहता है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद क्या आ जाए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या स्वर आ जाए तो पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण बन जाता है, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर तय के बाद में न या मैं आए तो तय का न बन जाता है, या ये कह सकते हैं तय वर्ग का 5वां वर्ण बन जाता है, मतलब न बन जाता है, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम, ये पहला नियम इन 3 उदाहरणों में है, दूसरा नियम इन उदाहरणों में है, और तीसरा नियम इस उदाहरण में है। तीसरा नियम ये है कि अगर मैं के बाद किसी भी स्पर्श व्यंजन का आना हो, मतलब मैं के बाद किसी भी स्पर्श व्यंजन का आना हो, स्पर्श व्यंजन का मतलब है कै से लेकर के मैं तक जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, कै वर्ग के, च वर्ग के, टय वर्ग के, तय वर्ग के और पै वर्ग के, ये जो 25 वर्ण होते हैं, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए, किसके बाद, मैं के बाद आ जाए, तो मैं के स्थान पर क्या हो जाता है, मैं के स्थान पर क्या बन जाएगा, मैं के स्थान पर अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, मैं के स्थान पर क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। तो इसलिए सम जोड़ तोष, तो यहां मैं के स्थान पर क्या बन गया, संतोष, अनुस्वार बन गया, या अनुनासिक ध्वनि बन जाती है, संतोष, क्या बन जाएगा, संतोष। और फिर ये देखो इसके अंदर चौथा नियम क्या कहता है,
पहले वर्ग के बाद, तय के बाद, तय के बाद अगर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, तय के बाद अगर किसी वर्ण का तीसरा वर्ण आए, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण तय थे दे आ जाए, चे छे जे आ जाए, पे थे बे आ जाए, तो इस तय के स्थान पर क्या बन जाता है? तय के स्थान पर जय बन जाता है, तय के स्थान पर जय बन जाता है। तय के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, केवल तीसरा, तो क्या बन जाता है? तो क्या बन जाता है? तो जय बन जाएगा, मतलब तीसरा वर्ण बन जाएगा, इसी का तीसरा वर्ण ही रहेगा जय का। तय थे दे, तो इसके अंदर ये पहला वर्ण आया है उत प्लस ज्वल, तो क्या बन जाएगा? यही जय बन जाएगा। तय के बाद अगर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए तो तय के स्थान पर जय बन जाता है, जय मतलब आधा जय बन जाएगा, तो उत धन ज्वल उज्ज्वल, ये जय बन गया। ऐसे ही तय के बाद सज्जन, तीसरा वर्ण आया है तो तय के स्थान पर जय बन जाएगा, तो यहाँ सज्जन हो जाएगा। और फिर इन दोनों उदाहरणों में चौथा नियम, और फिर पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम ये कहता है तय के बाद में क्या आ जाए? चे या छे आ जाए। तय के बाद में क्या आ जाए? चे या छे आ जाए, तब क्या बन जाता है? तो चे बन जाता है। ठीक है, अगर चे आ जाए तो चे बन जाता है, ठीक है, या छे आ जाए तो चे बन जाता है। तो तय के बाद में चे आ गया तो तय का क्या बन जाएगा? आधा चे। उत जोड़ चारण क्या बन जाएगा? उच्चारण। तो बच्चों इस प्रकार से व्यंजन संधि है, आपको ये ध्यान रखना है व्यंजन संधि की परिभाषा और कुछ उदाहरण। तो आपको क्या करना है? व्यंजन संधि की परिभाषा याद करनी है और इनके 2-4 उदाहरण याद करने हैं, और इनका विस्तार पूर्वक जो वर्णन है वो आगे की कक्षाओं में या आगे के जो वीडियो में है हम इनका विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। अब जो तीसरा भेद है इसका ध्यान रखना आपको, स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के 5 भेदों का वर्णन, ये मुख्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर व्यंजन संधि की परिभाषा, आपको परिभाषा याद करनी है। व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से जब मेल होता है तो व्यंजन में जो बदलाव आता है या परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के ये उदाहरण आपको 2-4 याद करने, इनका संक्षिप्त वर्णन आपको बताया, विस्तार पूर्वक वर्णन अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा भेद जो आ जाता है विसर्ग संधि, संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये विसर्ग, इस विसर्ग का किसी स्वर से या व्यंजन से जब मेल होता है तो मेल होने पर क्या होता है? विसर्ग में परिवर्तन आ जाता है, विसर्ग में बदलाव आ जाता है, तो इसी बदलाव को विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग का मेल किसी स्वर से हो या व्यंजन से हो तो विसर्ग में जो बदलाव आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला उदाहरण, जैसे मन है जोड़ हर, क्या बन गया? मनोहर। ऐसे ही तप है जोड़ वन, यहाँ विसर्ग है, इसका मेल इस है से व्यंजन से हो रहा है, यहाँ विसर्ग है, इसका मेल वै से व्यंजन से हो रहा है, यहाँ विसर्ग है और इसका मेल ढ से हो रहा है, ठीक है, और यहाँ विसर्ग है, इसका मेल च से हो रहा है। तो इस प्रकार से मेल होने के बाद इस विसर्ग में क्या परिवर्तन आया कि विसर्ग का क्या बन गया? ओ की मात्रा बन गई। इसी प्रकार इस विसर्ग से क्या बन गई? ओ की मात्रा बन गई। इस विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया? रे बन गया, ठीक है। इस विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया? से बन गया, ठीक है। इसी प्रकार इस विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया? श बन गया। तो पहले में क्या नियम है? इनके 5-7 जो इनके विशेष नियम है विसर्ग संधि के, उनका हम आगे के कक्षाओं में अध्ययन पढ़ेंगे।
और संक्षिप्त रूप में आपको बता दिया जाता है। और आपके असेसमेंट में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के जो मुख्य मुख्य नियम हैं वो डाल दिए जाएंगे। आप उन नियमों को पढ़ें और जो उदाहरण दिए गए हैं उनको समझने का भी प्रयास करें। संक्षिप्त में जो नियम है वो आपको अब बता रहे हैं कि विसर्ग के बाद पहला जो नियम क्या है, विसर्ग के बाद ये जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले अगर ए हो, विसर्ग से पहले ए हो और फिर विसर्ग का मेल जब हो रहा हो तो विसर्ग के आगे क्या हो, विसर्ग से पहले ए स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य रे ले वे है, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ की मात्रा बन जाती है। पहला नियम क्या है, विसर्ग से पहले ए स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या ये रे ले वे है, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। तो पहले नियम में देखो विसर्ग से पहले ए है क्योंकि न व्यंजन में ए जुड़ा हुआ है, न व्यंजन में ए जुड़ा है और यहाँ विसर्ग है। और विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद है, यह रे ले वे है दे रखा है यहाँ। तो क्या हुआ है, इस विसर्ग का क्या बन गया है, इस विसर्ग के स्थान पर ओ बन गया है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इस विसर्ग के स्थान पर ओ बन गया तो ये मनो हो गया और हर साथ में लगा देंगे, मनोहर हो गया। इसी प्रकार तप है जोड़ वन, तो इस विसर्ग से पहले ए और वे, ये रे ले वे आ गया तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, तपोवन। फिर जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, विसर्ग के बाद क्या है, तै थे दै धै, चौथा वर्ण आ गया, तै थे दै धै, तीसरा या चौथा वर्ण हो तो विसर्ग का रे बन जाता है। विसर्ग का क्या बन जाता है, विसर्ग के बाद क्या हो, तीसरा चौथा वर्ण हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है, रे, आधा रे बन जाता है। ठीक है, तो नि जोड़ धन, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया, रे बन गया, तो बन गया निर्धन। इसी प्रकार जो तीसरा नियम है, विसर्ग के बाद च या छ हो, विसर्ग के बाद क्या हो, च हो या छ हो, विसर्ग के बाद च या छ हो तो क्या बन जाता है, इस विसर्ग का क्या बन जाता है, उस विसर्ग का क्या बन जाता है, श, आधा श बन जाता है। तो हरि हरिहि प्लस चंद्र हरिश्चंद्र, इस विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया, श बन गया, इस विसर्ग के स्थान पर श आधा बन गया, हरिश्चंद्र हो गया। इसी प्रकार विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला वर्ण या दूसरा वर्ण हो तो उसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है, श बन जाता है, श आधा, विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है, श आधा बन जाता है। तो इसके कुछ जो मुख्य नियम है वो आपको असेसमेंट में डाल दिए जाएंगे। उन नियमों को आप पढ़ना और उन नियमों के आधार पर कुछ उदाहरण हल करने का प्रयास करना, क्योंकि व्यंजन संधि के ज़्यादातर उदाहरण जो पहला नियम आपको समझाया गया था उससे पूछे जाते हैं और विसर्ग संधि के उदाहरण ज़्यादातर पहले और दूसरे नियम के आधार पर पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, स्वर संधि और स्वर संधि के भेदों की परिभाषा पढ़नी है और स्वर संधि को पूरी तरह से याद करना है। व्यंजन संधि की परिभाषा और कुछ उदाहरण देखने हैं और विसर्ग संधि की भी परिभाषा और कुछ उदाहरण देखने हैं। विसर्ग संधि के नियम और व्यंजन संधि के नियम वो आपको असेसमेंट में मिल जाएंगे, जिसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, आगे फिर हम कोई नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।